Today we will discuss the research aptitude part 4. हमारे पार्ट 3 हो चुके हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आज हम पार्ट 4 कर रहे हैं. द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. Our very first question is, in the list given below, identify those statements which correctly describe the meaning and characteristics of research. तो मीन्स यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, एक तो मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स रिसर्च की इसमें से कौन सी है, हमें ये करेक्टली चूज करना है. तो प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि उसने करेक्टली पूछा है या इनकरेक्टली पूछा है, क्योंकि ये जो माइनर मिस्टेक्स होती है ना, बिल्कुल सिली मिस्टेक्स होती हैं, ये बाद में हमें दुख होता है. हमने नोट नहीं पढ़ा वहाँ पर, तो हम करेक्ट समझ के क्वेश्चन को टिक कराए. तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से पढ़िए कि यहाँ पर करेक्टली लिखा है, मीनिंग करेक्टरिस्टिक्स पूछा है रिसर्च का. ऑप्शंस को देखते हैं और हमसे ये पूछा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. सो अवर वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज कि रिसर्च इज अ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग अवर कॉमन सेंस. Deductive and inductive methods get integrated in a research process. Research is creativity and charisma. Research is the use of scientific method to provide answers to meaningful questions. Method of consulting and using experience is called research. The answers provided by research can be empirically verified. तो इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? The correct answer is part A. Means deductive and inductive methods get integrated in a research process. Fourth, research is the use of scientific method. हम जब रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं आंसर्स प्रोवाइड करने के लिए टू मीनिंगफुल क्वेश्चंस. तो सेकेंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट एंड सिक्स्थ इज ऑल्सो द करेक्ट. द आंसर्स प्रोवाइडेड बाय रिसर्च, जो भी आंसर्स रिसर्च द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, कैन बी एम्पिरिकली वेरीफाइड. वो सभी रिजल्ट्स क्या होते हैं, सभी आंसर्स वेरीफाइड होते हैं. सो अब करेक्ट आंसर इज सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ ऑप्शन. ये तो इजी क्वेश्चन था, मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स ही पूछी हुई थी रिसर्च की. तो हमारा ये सही हो गया, ये सही हो गया और ये सही हो गया. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अ रिसर्चर यूज. तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है पैरामीट्रिक टेस्ट से. किससे आया है? पैरामीट्रिक टेस्ट से. एक रिसर्चर अगर पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करता है इन लिeu ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, दिस में बी डिस्क्राइब्ड एज अ केस ऑफ. तो इसमें से कौन सा केस होगा? अगर एक रिसर्चर ने नॉन पैरामीट्रिक की जगह पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ कर लिया अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए, अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए, तो वो उस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करेगा? तो वो उस चीज़ को डिस्क्राइब करेगा एज ए टेक्निकल लैप्स इन हैंडलिंग डाटा. मीन्स जब उसने डाटा को हैंडल किया तो उससे टेक्निकल लैप्स हो गया, मीन्स टेक्निकली गलती हो गई. क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पैरामीट्रिक होता है, पैरामीट्रिक का मतलब होता है जब हम डील किसके साथ करते हैं, पैरामीटर्स के साथ करते हैं. मीन्स कुछ वैल्यूज़ के साथ जब हम डील करते हैं तो उसे पैरामीट्रिक बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं जब हम उनके साथ क्या करते हैं, डील करते हैं. तो इसलिए ये एक टेक्निकल लैप्स है. किस तरह की गलती है? टेक्निकली दिक्कत है. यहाँ पर किसी चीज़ के एथिक्स की बात नहीं हो रही, किसी मॉरल वैल्यूज़ की बात नहीं हो रही. सो दिस इज़ द टेक्निकल लैप्स. ये तो इजी था. और कहाँ से था? पैरामीट्रिक टेस्ट था. तो टॉपिक ध्यान रखना है, पैरामीट्रिक टेस्ट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन रिसर्च एप्टीट्यूड. थर्ड क्वेश्चन, अ रिसर्चर fails to reject the null hypothesis H0 in his or her research. What implications will it carry for his or her principal research hypothesis? अगर एक रिसर्चर फेल हो जाता है अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में, अगर वो रिसर्च कर रहा है और वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो किस तरह की इम्प्लीकेशंस को वो कैरी करेगा अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस में, किस तरह की इम्प्लीकेशंस होंगी वहाँ पर.
वो क्या करेगा, रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। अगर मेरे पास नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस इज H0, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, H0 होता है। अगर रिसर्चर H0 मीन्स नल हाइपोथेसिस को वो नहीं कर पा रहा है रिजेक्ट, सॉरी, एक रिसर्चर फेल्स हो गया, अगर वो रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो गया का मतलब वो नहीं कर पाया, जबकि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है अपनी रिसर्च में, तो वो क्या करेगा, तो वो रिजेक्ट करेगा अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस को। अ गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर, अब रिसर्च लिटरेचर से आ गया, मीन्स प्रोसेस से क्वेश्चन आ गया कि जब एक अच्छी रिव्यू होती है रिसर्च लिटरेचर की तो उसका एम क्या होता है, बेसिकली सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द कंटेंट। सब्जेक्टिव की तो हम बात ही नहीं करते, हम अपने ऑब्जेक्टिव रिसर्च की बात करते हैं। हम जब भी कंटेंट को एनालाइज करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिवली करते हैं, नॉट सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव की बात नहीं होती, कैसे करते हैं हम एनालाइज, नहीं करते, ऑब्जेक्टिव करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर एंड देयर एफिलिएशंस, क्या हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हैं, यस। जनरेट रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चंस, नो। कंडक्ट मल्टीपल टास्क स्क्रीनिंग, नो। तो क्या हो जाएगा, सेकंड। मीन्स जो एक अच्छी रिव्यू होती है रिसर्च लिटरेचर की, उसका एम होता है कि हम ऑथर उसके एफिलिएशंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो ये रिसर्च लिटरेचर कहाँ पर आता है, लिटरेचर रिव्यू थर्ड स्टेप होता है हमारे प्रोसेस में। Fifth question. A shift in attitude in respondents between 2 points during data collection is called. जब भी हमारे एटीट्यूड में शिफ्ट होता है रिस्पोंडेंट्स के अंदर, वो भी 2 पॉइंट्स पर, जब डाटा को कलेक्ट किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, रिग्रेशन इफेक्ट। रिग्रेशन इफेक्ट कुछ इस तरीके का बनता है, डॉट डॉट टाइप से, तो वो क्या होता है, रिग्रेशन इफेक्ट होता है, वो भी 2 पॉइंट्स के बीच में। इजी क्वेश्चन है ये, तो हमने स्टैट्स में भी देखा है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मोर लैटिट्यूड टू द रिसर्चर फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अगर हमें क्रिएटिव एक्सप्रेशंस बनाने हैं ज़्यादा लैटिट्यूड के लिए तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, थीसिस राइटिंग, राइटिंग ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस पेपर प्रेजेंट करना, या रिसर्च सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना। वो क्या करेगा, वो प्रेजेंट करेगा एक कॉन्फ्रेंस पेपर। क्या करेगा, वो कॉन्फ्रेंस पेपर को प्रेजेंट करेगा अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के लिए। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर। इसमें से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स कौन से हैं, हमें करेक्ट ऑप्शंस को क्या करना है, चूज। तो एक तो है यहाँ पर डायमेंशनल सैम्पलिंग, हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। एंड कोटा सैम्पलिंग भी क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। तो ऑप्शन से देखा जाए तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या क्या बताया मैंने आपको, डायमेंशनल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग, ये सभी क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हैं, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स में यूज़ किए जाते हैं। बाकी जो बच गए जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वो प्रोबेबिलिटी है, क्लस्टर सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी है, और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी प्रोबेबिलिटी है। तो इस क्वेश्चन से आप दोनों चीज़, ये नहीं कि इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी पूछा है तो हम सिर्फ नॉन प्रोबेबिलिटी देखेंगे, आपको प्रोबेबिलिटी भी क्लियर होनी चाहिए। आई होप यू क्लियर। Now the next question, question number 8, the conceptual framework in which a research is conducted is called aim. जो हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, जब इन विच, जहाँ मतलब जो हमारा एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिसमें रिसर्च कंडक्ट की जाती है, एक ऐसा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसके अंदर रिसर्च कंडक्ट की जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है रिसर्च डिज़ाइन। क्या बोलते हैं उसको, हम रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं, जिसके अंदर हम अपने, जिस फ्रेमवर्क के अंदर हम अपनी रिसर्च को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, रिसर्च डिज़ाइन। दैट इज़ द रिसर्च डिज़ाइन। ओके, जैसे मैंने रेफरेंस दिया, तो जो मेरा रेफरेंस होगा वो क्या होगा, फ्रेमवर्क के अंदर आएगा, रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आएगा। जैसे हम रेफरेंसेस देते हैं,
जैसे एरिक, मेडलाइन, ABI, इन्फॉर्म आर इंस्टेंसेस ऑफ, ये किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं? सिटेशन सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेस हैं, कि प्रिंटेड डाटाबेसेस हैं, ये लाइब्रेरीज हैं, क्या चीज़ हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेस होते हैं। ये आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा और ये रिसर्च में भी आ जाता है कभी कभी कि जैसे एरिक, मेडलाइन, ABI, इन्फॉर्म, ये सभी जो इंस्टेंसेस मतलब उदाहरण एग्जांपल्स होते हैं, ये किसके होते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेस के होते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द 4, हमसे 4 मेजर ऑपरेशंस पूछे हुए हैं किसके अंदर? साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। वो क्या है? साइंटिफिक रिसर्च के अंदर 4 मेजर ऑपरेशंस कौन से हैं? क्या हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कोवेरिएंसेस की, सुपीरियस रिलेशंस को ख़त्म करते हैं, क्या टाइम ऑर्डर के हिसाब से सीक्वेंसिंग करते हैं, सेल्फ एजुकेशन या ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइसेस, थियोराइजेशन, क्या चीज़ होती है? एक तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरिएंस, elimination of spurious relations, sequencing in terms of time order एंड थियोराइजेशन। तो ऑप्शंस में देखेंगे तो ABC तो है ही हमारे ये 3 एंड द लास्ट 4th मीन्स C इज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ पर ABC एंड F है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड था कि साइंटिफिक रिसर्च के अंदर मेजर 4 ऑपरेशंस कौन से होते हैं, सिर्फ वो पूछा था। तो डेमोन्स्ट्रेशन कोवेरिएंस की, सुपीरियस रिलेशंस को एलिमिनेट करना, सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर में, और थियोराइजेशन। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट है C। तो ये नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस थे। क्लियर हो गया? 10 क्वेश्चंस।